राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 6th चैप्टर होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले देखा था 23 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, किसके, प्रीलिम्स के। ठीक है, प्रीलिम्स में हमने देखा कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में हमने देखा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि इस चैप्टर को हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, हमें इस तरह पढ़ना है कि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाए। ओके, बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। अब इसमें हमने देखा था कि ये पार्ट 1 से लिया गया है ना, आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आता है। ठीक है, आर्टिकल 1 को हमने कवर किया था, दैट इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में डिफरेंस। ठीक है, हमने शेड्यूल्स को भी देखा था, फर्स्ट शेड्यूल को देखा था हमने, है ना, 5th शेड्यूल पढ़ा था हमने। ओके, 6th शेड्यूल की भी बात की थी हमने कि किस लिए ये होते हैं। पार्ट 21 की भी बात की थी हमने कि स्पेशल प्रोविजंस गिवन है इसमें कुछ स्टेट्स के बारे में। आपको अगर ये सब पढ़ना है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हो। आर्टिकल 2 को भी हमने स्टडी कर लिया है। आर्टिकल 2 किससे डील करता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स लाइक सिक्किम। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 3। अब देख लेते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। चलिए देखिए, आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया या कंट्री का नाम प्लस कंट्री की पॉलिटी, है ना। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत ये दोनों कंट्री के नाम है। दूसरा कंट्री की पॉलिटी दैट यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में हमने देखा था एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। नए स्टेट्स के बारे में वहां बात की जा रही थी कि अगर हमें कंट्री के अंदर नए स्टेट्स का एडमिशन कराना है या एस्टैब्लिशमेंट करना है तो वो आर्टिकल 2 में गिवन है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या दिया है, आर्टिकल 3 में दिया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका या तो एरिया ऑल्टर कर देना, ठीक है, एरिया चेंज कर देना, या फिर उनकी बाउंड्री चेंज कर देना, या उनका नाम चेंज कर देना, ठीक है, या उसी में से काट पीट कर एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर देना। ये सारा कैसा आर्टिकल में गिवन है, तो ये गिवन है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है इंटरनल रीएडजस्टमेंट। एक कंट्री है जो इंडिया है, इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, उस इंडिया को इंटरनली रीएडजस्ट कर रहे हैं, है ना। यूपी को हमने तोड़ा, यूपी को तोड़ के हमने 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया ना, यूपी एंड उत्तराखंड। ठीक है, बिहार जो था उस बिहार को तोड़ के हमने बिहार झारखंड बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ चलिए, अब ये किस किस चीज से डील कर रहा है, दैट इट फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेट है, ओके, तो इस स्टेट से अगर हम किसी टेरिटरी को अलग कर दें, ठीक है, तो ये एक नया स्टेट बन जाएगा ना। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स दिए हैं, दोनों को यूनाइट कर दो, एक नया स्टेट बना दो। ठीक है, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, या फिर 2 स्टेट्स हैं उनके, मान लो हमने ये पार्ट ले लिया इसका और इसका हमने ये पार्ट ले लिया और इस पूरे को मिला के हमने एक स्टेट बना दिया। हम ये भी कर सकते हैं, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। एक स्टेट गिवन है, उसके बगल में कोई टेरिटरी खाली है, उसको हमने इसमें मिला दिया और एक नया स्टेट बना दिया। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं नया स्टेट फॉर्म करने के। ठीक है, इंटरनली रीएडजस्टमेंट होगा, कंट्री के अंदर ही ये सब होना चाहिए, कंट्री के बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब इसमें एक चीज और हो सकती है, दैट इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्टेट का एरिया भी तो इंक्रीज कर सकते हैं,
ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिमिनिश भी कर सकते हैं किसी स्टेट का एरिया, दोनों कर सकते हैं, है ना। और बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एरिया में चेंजेस, बाउंड्री में चेंजेस, नेम्स में चेंजेस, ठीक है, या फिर हम नेम को चेंज कर दें। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे ये है आपका यूपी, पहले यूपी ऐसा था, बाद में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वे की वजह से हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, इस एरिया को अलग कर दिया यूपी से, ठीक है। और ये क्या बनाया, ये एक नया स्टेट बन गया। कौन सा स्टेट? उत्तराखंड। और अब यूपी क्या रहा, अब यूपी ये है और ये क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, पहले आंध्रा था ना, ये पूरा आंध्रा था, अब ये क्या हो गया है, ये आंध्रा बचा है इतना आपका, और ये बचा है आपका तेलंगाना। यहाँ पर क्या हो रहा था, रीएडजस्टमेंट ही हो रहा है ना आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आपका ये एक है आपका दमन एंड दीव, ठीक है, और दूसरा है आपका दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों यूटीज थे। अब इन दोनों यूटीज को क्या किया गया, इन दोनों यूटीज को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, और मर्ज करके क्या किया गया, एक यूटी बना दी गई, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, पहले एक स्टेट था, है ना। आपको पता होगा आर्टिकल 370 के बारे में कि आर्टिकल 370 को जब स्क्रैप किया गया तो क्या किया गया, अलग यूटीज बना दी गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रीएडजस्टमेंट किया। ओके, अब अगर हम नाम चेंज करने की बात करें, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि एक स्टेट को तोड़कर दो यूटीज बना दी, है ना, एक स्टेट को तोड़कर दो स्टेट्स बना दिए, दो यूटीज को मर्ज करके एक यूटी बना दी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट्स बना दिए। लेकिन अगर हम नाम चेंज करने की बात करें, नेम को चेंज करने की बात करें, तो नेम कहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे यूपी का नाम पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना, अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, तो नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करंट का भी एक इशू रहता है, जो वेस्ट बंगाल है ना, ममता बनर्जी अक्सर ये डिमांड उठाती रहती है कि वेस्ट बंगाल का नेम चेंज करके बंगाल कर दो। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में जब भी डिस्कशन होता है तो बोलने का मौका अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में दिया जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना, अटेंडेंस ली जाती है, तो नेम, बच्चों के नेम्स के जो अल्फाबेट्स होते हैं उस बेसिस पे उनको रोल नंबर दिया जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए ए से किसी स्टेट का नाम स्टार्ट है, तो उसको सबसे पहले मौका मिलेगा बोलने का, ठीक है, फिर बी वाले को उसके बाद, फिर सी वाले को उसके बाद, ठीक है। जैसे ए से आंध्रा है तो सबसे पहले वो बोलेगा, ओके, बी से बिहार है अगर तो उसके बाद वो बोलेगा, सी से अगर छत्तीसगढ़ है तो उसके बाद वो बोलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको मौका मिलता है। तो ममता बनर्जी का ये कहना था कि यार हमें तो मौका ही नहीं मिलता है, हम तो लास्ट में बढ़ जाते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है हमारा स्टेट का नाम, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें मौका नहीं मिलता और आप लोग छुट्टी कर देते हो, अर्जेंट हो जाता है पार्लियामेंट। तो हमें क्या करना है, इसका नाम ही चेंज कर देना, वेस्ट बंगाल से आप बंगाल कर दो। बट इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, ये सब करेगा कौन, ये सब करेगा पार्लियामेंट, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट का, ये पावर किसके हाथ में होता है, तो ये पावर होता है पार्लियामेंट के हाथ में, ठीक है। पार्लियामेंट के हाथ में सारी पावर है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन कैसे, उसका भी एक तरीका होगा। देखिए, इसके लिए पार्लियामेंट में आता है एक बिल, ठीक है, जिसे पास करना होता है। लेकिन ये बिल पास कैसे होगा, क्यों आएगा और कैसे आएगा, तो ये बिल आएगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऐसा बोलती हैं कि आप काम करो, आप एक बिल लेकर आओ, ठीक है, तभी पार्लियामेंट में बिल आ सकता है और उस पर डिस्कशन चल सकता है, वो बिल पास हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का बहुत जरूरी है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपने आप ऐसा कर लेते हैं, स्टेट से नहीं पूछते हैं। देखो हो क्या रहा है, रीएडजस्टमेंट हो रहा है ना, हो सकता है कि एक स्टेट टूट के दो स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा हो, तो एक स्टेट टूट कर अगर दो स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस स्टेट से तो पूछना जरूरी है ना, कंसेंट लेना तो जरूरी है ना। तो होगा क्या, देखो प्रेसिडेंट क्या करेंगी, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेंगे। मान लीजिए यूपी को तोड़ना है दो स्टेट, दो पार्ट में, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यूपी के लेजिस्लेचर में, यूपी की विधानसभा, विधान परिषद से, यहाँ से इनसे पूछेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए योगी जी ने कहा नहीं मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं तोड़वाना यूपी को दो पार्ट में, तो क्या प्रेसिडेंट मान लेंगी, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट कभी भी
स्टेट लेजिस्लेचर की बात को मानने के लिए बाउंड नहीं होती हैं, बाध्य नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ ये पूछेंगे, ये आपसे पूछेंगे। ये एक देखो, ये ऐसा प्रोविजन है ना संविधान में कि हमने कह भी दिया, हमें कोई टोक भी नहीं पाएगा कि हमने पूछा नहीं, और हमें आपकी बात माननी भी नहीं है। हाँ ये जरूरी नहीं कि हम आपकी बात माने, हो सकता है मानने को, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेंगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने हाँ किया तब ठीक है, ना किया तब भी ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर मर्जी होगी तो वो पार्लियामेंट को बोल देंगी कि देखिए यूपी को 2 पार्ट में तोड़ना है, आप बिल लेकर आ जाइए। और अगर वो पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया तो वो लॉ बन जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगी तो वो एक एक्ट बन जाएगा, और उसके बाद कोई नहीं रोक सकता यूपी के 2 टुकड़े करने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का बिल लाने से पहले। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पूछेंगी वो स्टेट लेजिस्लेचर से, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो बाउंड नहीं है। ठीक है, अब चलो ये तो हुआ स्टेट के बारे में कि अगर एक स्टेट का हमने एक एग्जांपल दिया है, यूपी का एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है। यूटी के बारे में क्या होगा, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ हमें ऐसा कुछ करना है, उसको तोड़ना फोड़ना है, तब क्या करेंगे। तो अगर यूटी के साथ ऐसा करना है, यूनियन टेरिटरी के साथ ऐसा करना है, अब एक बात बताइए, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है। वो यूनियन की टेरिटरी है ना, वो संघ की टेरिटरी है ना, सेंटर की टेरिटरी है, उस पे पावर किसका आता है, उस पे पावर है सेंटर का, सेंटर का कंट्रोल है। तो इनसे कुछ पूछने की जरूरत है क्या, जो चीज मेरी ही है उसमें मैं क्यों किसी से पूछने जाऊं, है ना। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी से पूछने नहीं जाएंगी। ओके, इनको अगर ऐसा लगा कि ऐसा करना है तो वो खुद रिकमेंड कर देंगी, डायरेक्ट बोल देंगी पार्लियामेंट से कि आप एक बिल लेकर आ जाइए, हमें ऐसा करना है। जैसे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के केस में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, इनको लगा कि हाँ ये मर्ज हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये मर्जर कैसे होगा, ये बोलेंगी ना प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से कि आप एक काम करिए, बिल लेकर आइए और इन दोनों यूटीज को मर्ज कर देते हैं। इसमें दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव से पूछने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, इन केस ऑफ यूटी पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स फिट। पार्लियामेंट जैसा चाहेगा वैसा एक्शन ले सकता है। ठीक है, चलिए नाउ अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। क्या, पहला दैट पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। पार्लियामेंट जैसे चाहे अपनी इच्छा के अनुसार इंडिया के इस मैप को रीड्रॉ कर सकता है। क्यों, क्योंकि पावर किसके हाथ में है, ये सब काम करने की। आर्टिकल 3 पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट अगर चाह ले तो यूपी और उत्तराखंड को दोबारा मर्ज कर सकता है ना। एमपी को महाराष्ट्र से मिला सकता है। ठीक है, राजस्थान को गुजरात से मिला सकता है, छत्तीसगढ़ को हो सकता है उड़ीसा से मिला दे, है ना। तेलंगाना, आंध्रा और ये तमिलनाडु हो सकता है इन तीनों को मिला के एक स्टेट बना दे। ठीक है, केरला को हो सकता है 2 पार्ट में तोड़ दे, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये पार्लियामेंट की बिल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिल कहाँ पे आएगा, पार्लियामेंट में आएगा। और पार्लियामेंट चाहे तो इस इंडिया के अंदर कितनी भी तोड़ फोड़ कर सकता है, कितने भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रीड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ओके, नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पर समझने की जरूरत है दैट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। सिंपल है। अब एक बात बताइए, आज एमपी है, कल को हो सकता है ना रहे, एमपी और महाराष्ट्र मर्ज हो जाए और उसका नाम महाराष्ट्र रख दिया जाए, तो एमपी कंटिन्यू उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी एमपी की, ये गारंटीड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी नहीं देता कि ये जो स्टेट है इसका एग्जिस्टेंस बना ही रहेगा। ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इसकी कंट्री की, वो बनी ही रहेगी। हो सकता है ये दोनों स्टेट मर्ज हो जाएं, या हो सकता है इसके 2 टुकड़े हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है स्टेट का वो बना रहे, ऐसा कहीं भी गारंटी नहीं दी गई है संविधान में। ठीक है,
थर्ड क्या है, इंडिया जो है वो एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। देखो इंडिया जो है ना वो एज अ यूनियन नहीं टूट सकता, आप इसको तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कल लद्दाख का मन करे उठकर चले जाएं चाइना के पास, है ना, जम्मू एंड कश्मीर का मन करे ये चले जाएं पाकिस्तान के पास, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको हम फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। बट इसके स्टेट्स को तो तोड़ा जा सकता है। तो स्टेट्स कैसे हुए? स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल हुए ना, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। तो इंडिया हुआ कैसे? एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है, जिन स्टेट्स को हम जितना चाहे तोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ यूएसए के केस में क्या है? तो यूएसए है एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूएसए का हमने ऑलरेडी देखा था कि यूएसए एक फेडरेशन है, यूनियन नहीं। और फेडरेशन का क्या मतलब होता है कि कई स्टेट्स एग्रीमेंट करके एकजुट होते हैं, और जब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है तो वो अलग भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ओके, नाउ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट क्यों है? अब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उन स्टेट्स की अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उन स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि यूएसए का एक स्टेट है उसको जब चाहो 4 टुकड़ों में बांट दो, नहीं, यूनियन के पास ये पावर नहीं है। इंडिया में ऐसा है, इंडिया में स्टेट्स को कई पार्ट में तोड़ा भी जा सकता है, कई स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट भी बनाया जा सकता है, मतलब रीएडजस्टमेंट किया जा सकता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं किया जा सकता। यूएसए एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 3 में हमने देखा कि वहां पर बात की गई है रीएडजस्टमेंट की, बट आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है दैट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 are not to be considered as amendments of the Constitution under Article 368। अब ये क्या है? देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन की और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में एक नया स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट होना है और नया स्टेट का एडमिशन होना है। जैसे यहाँ पे था सिक्किम, ठीक है, अब इस सिक्किम को इंडिया में मर्ज कराया गया। तो एक बात बताइए, इस काम को इजी रखना अच्छा है या टफ रखना अच्छा है? कोई बाहर का स्टेट है, वो इंडिया में मिलना चाह रहा है, तो इस प्रोसीजर को इंडिया वाले टफ रखेंगे? नहीं ना यार, कोई चीज मिल रही है, कोई चीज आ रही है तो आने दो ना, इजीली आने दो, ठीक है। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ये आर्टिकल 2 है। अब ये जो आर्टिकल 2 है इसके लिए हमें आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और अगर हमने इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी रखी तो ये चीजें तो बहुत टफ हो जाएंगी, है ना। किसी भी बाहर के स्टेट को तो हम इंडिया में मिला ही नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, जो कि बेवकूफ़ी होगी, है ना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना वो बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या किया, यार कोई बाहर से आ रहा है ना, अंदर आने दो, इजी वे में आने दो, सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल लेकर आओ, उसको पास कर दो, मर्ज करा लो, ठीक है। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर ही अगर हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो क्या उसे भी हमें बहुत ज्यादा टफ रखना होगा? नहीं यार, इतना टफ कर दोगे तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। पहले इंडिया क्या था और अभी किस तरह से स्टेट्स बनाए गए, यूटीज बनाई गई, कभी मर्ज कर दी जाती है, कभी तोड़ दिया जाता है, कभी जोड़ दिया जाता है। तो अगर इसको भी आप टफ बना दोगे तभी तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये भी कैसे हो जाएगा? इसको भी सिंपल मेजॉरिटी से रहने दो, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि ये चीजें ना हमें इजी रखनी होंगी। अगर हम आर्टिकल 2 को सिंपल मेजॉरिटी से में नहीं रखेंगे तो
ये हमारे लिए टफ हो जाएंगी चीजें, है ना। तो इसलिए ये बोला जाता है कि दैट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए हमें आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन उठता है, क्या, दैट डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू diminish the areas of a state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to a foreign country? क्या ऐसा है? देखो, आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 3 में हमने देखा था कि किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश किया जा सकता है। ठीक है, डिमिनिश करने का मतलब कम करना। अब जैसे मान लीजिए इस स्टेट के इस एरिया को कम कर दिया हमने, अब ये कम करने का मतलब क्या, ये कहीं तो जाएगा ना। तो क्या आर्टिकल 3 के अंडर ये भी आता है कि इस एरिया को हम किसी फॉरेन कंट्री को दे दें? तो क्या आर्टिकल 3 के अंडर ये भी आता है कि इस टेरिटरी को हम किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो आर्टिकल 3 है उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आर्टिकल 3 के अंडर जो रीएडजस्टमेंट हो रहा है वो बहुत इजी है। और अगर उसमें हमने ये भी इंक्लूड कर दिया कि इस टेरिटरी को फॉरेन कंट्रीज को भी दे सकते हैं, तो सोच कर देखिए, कल को पता लगे राहुल गांधी की शादी करानी है, सोनिया गांधी ने क्या किया, बेटे की शादी है तो गिफ्ट में दे दिया, है ना, इंडिया कुछ किसी स्टेट का कुछ पार्ट, है ना, कि अच्छे से शादी हो जाए। तो ये नहीं होना है। ठीक है, कि पता लगे बांग्लादेश से शादी हो रही है राहुल गांधी जी की, अब पता नहीं कहीं ये भविष्यवाणी तो नहीं होगी, और वहाँ पे जो लड़की है उसके माता पिता को इन्होंने यूपी का कुछ पार्ट गिफ्ट दे दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना वो समझदार थे, है ना, कि आर्टिकल 3 में जो ये प्रोविजन है ना, इसमें ये चीज नहीं आएगी, फॉरेन कंट्री को आप नहीं सीट कर सकते। ठीक है, उस एरिया को। इसके लिए आपके लिए एक टफ प्रोविजन है, और वो क्या है, अगर आपको कभी ऐसा करना है कि किसी भी स्टेट के कुछ पार्ट को किसी बाहर की कंट्री को देना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। मस्ट है, ये जरूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, और एक केस आया था बेरूबरी यूनियन केस। एक बेरूबरी एरिया है बांग्लादेश और जो इंडिया है उसके बीच में थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेबल एरिया था, डिस्प्यूट था उसके बीच में। तो बेरूबरी यूनियन जब हमें बांग्लादेश को देना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, संविधान में एक अमेंडमेंट किया अंडर आर्टिकल 368, और वो अमेंडमेंट कौन सा था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने बेरूबरी यूनियन दिया था बांग्लादेश को। ठीक है, ओके। तो ये चीजें थोड़ा टफ बनाई गई ताकि ऐसा नहीं कि कल को कोई भी पार्ट उठाकर किसी कंट्री को दिए दे रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, जैसी मर्जी आएगी वैसा कर सकती है, मनमौजी हो सकती है ना। तो समय के साथ चीजें प्रॉब्लम ना कर जाए, इसलिए संविधान का उस तरह से बनना जरूरी था। संविधान में ऐसे प्रोविजन डालो ना कि कोई मिसयूज ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस प्रोविजन को थोड़ा टफ बना दिया। ओके, चलिए, अब अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है किसी कंट्री के साथ, तब क्या करेंगे। जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट था, है ना, कई तरीके से था। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी बाउंड्री डिस्प्यूट में। तो बाउंड्री डिस्प्यूट में क्या होगा, वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या बोला गया कि कुछ नहीं यार, तुम अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जाए, वहां के पीएम आए, हाथ मिलाओ दोनों लोग, एग्रीमेंट करो, चीजें सॉल्व हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते थोड़े फिर हो गए हर चीज के लिए, है ना। अब बाउंड्री डिस्प्यूट तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई है, ये नहीं, ये वो बोलते नहीं ये मेरी बाउंड्री इधर है, वो बोलते नहीं मेरी बाउंड्री इधर है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो साथ में मिलकर बैठो, बात करो, खत्म करो उसको। ठीक है, उसके लिए हमेशा संविधान में अमेंडमेंट थोड़ी होता रहेगा। तो अगर आपको बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली। यहाँ लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें इंडिया की टेरिटरी को किसी और
फॉरेन कंट्री को देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। एंड अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट होता है किसी कंट्री के साथ तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ही सुलझाया जा सकता है। अब एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी इंडिया और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। आपको पता होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन खींची गई और वो लाइन क्या थी, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कहलाई वो 1947 में। नाउ जब डिवीजन हुआ ना तो पाकिस्तान दो पार्ट्स में टूटा था। एक तो ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ओके। अब ये जो लाइंस हैं ये आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये दोनों लाइंस कहलाई रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के साथ बाउंड्री बना रहा था वो भी रेड क्लिफ लाइन के थ्रू बना रहा था। वेस्ट पाकिस्तान जो इंडिया के साथ बाउंड्री बना रहा था वो भी रेड क्लिफ लाइन के थ्रू ही बना रहा था। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया, ठीक है। इस डिवीजन में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब रेड क्लिफ ने ये डिवीजन किया था ना तो उन्होंने कुछ बारीकियों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया था और वो बारीकियां थी आपकी इंक्लेव्स, ठीक है। कई सारी प्रॉब्लम थी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। पहला इंक्लेव्स थे कुछ। अच्छा, मैंने बांग्लादेश क्यों कहा, क्योंकि 1947 में तो वो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक, लेकिन 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हम लोग आजाद करवा देते हैं और ये बन जाता है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ओके। अब ये प्रॉब्लम जो थी वो हमारी बांग्लादेश के साथ हो गई थी, ठीक है। चलो उसके पहले अगर हम बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस टाइम पे चीजें थी क्या, हम बांग्लादेश के प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। 1947 के बाद जो रेड क्लिफ लाइन खींची उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहला था वो इंक्लेव्स के रूप में। इंक्लेव्स क्या होता है, देखो इंक्लेव एक ऐसी टेरिटरी होती है एक स्टेट की जो कंप्लीटली किसी दूसरी कंट्री के स्टेट से सराउंडेड हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये कंट्री ए है, ठीक है, और ये कंट्री बी है, लेकिन इस कंट्री की कुछ टेरिटरी यहाँ पर है और वो पूरी तरह से कंट्री बी से सराउंडेड है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या हुआ, ये तो इंक्लेव हुआ सिंपल, और एक होता है काउंटर इंक्लेव। काउंटर इंक्लेव में क्या होता है, जैसे ये कंट्री ए है आपकी और ये है आपकी कंट्री बी, ठीक है, उसके अंदर ही फिर से कंट्री ए है ना, तो कंट्री बी के चारों तरफ कंट्री ए है और कंट्री बी के अंदर फिर से कंट्री ए का कुछ पार्ट है, तो ये काउंटर इंक्लेव हुआ। अब इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे ऐसे बहुत सारे इंक्लेव थे, ये आप ध्यान से देखिए। अब ये जैसे ये आपका बांग्लादेश है, ठीक, तो ये बांग्लादेश में जो ये एरिया है ये एरिया इंडिया का है, ठीक है, ये एरिया इंडिया का है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एरिया बांग्लादेश का है। ये छोटी छोटी इंक्लेव्स थे, ठीक है, और ये इंक्लेव्स कैसे जाते थे, तो उस टाइम पे एक राजा थे, राजा ऑफ कूच बिहार एंड महाराजा ऑफ रंगपुर। ये लोग क्या करते थे, ये लोग चेस के बड़े शौकीन थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, चेस के लिए कुछ लैंड की टेरिटरीज रखते थे, है ना। ये जीत गए तो इन्होंने अपनी टेरिटरी इनको दे दी, ये जीत गए तो इन्होंने अपनी टेरिटरी इनको दे दी। तो इस तरह से ये जो एक्सचेंज होता था ना, यही रीजन था कि यहाँ पर बांग्लादेश की टेरिटरी छोड़ गई और यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी छोड़ गई, ठीक। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, सोच कर देखिए, इंडिया है ये, लेकिन यहाँ पर कुछ बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, है ना, और यहाँ ये है बांग्लादेश लेकिन यहाँ पर कुछ इंडियंस रह रहे हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा फैसिलिटीज को पाना, ठीक है। इनको हम फैसिलिटीज अवेल नहीं करा सकते ना उतना इजीली, तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक है और इसको सॉल्व करना जरूरी था। लेकिन जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई तो रेड क्लिफ ने इन चीजों को इग्नोर किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, इन छोटे छोटे इंक्लेव्स पे ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही उसमें एक बाउंड्री खींच दी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नाउ सी, अब ये थे कितने ज्यादा, 111 टोटल इंडियन इंक्लेव्स थे जो बांग्लादेश में थे। अब ये इतना एकड़ है, ठीक। अगर हम बांग्लादेश के इंक्लेव्स की बात करें तो 51 इंक्लेव थे जो इंडिया में थे, ठीक है। अब केवल इंक्लेव एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम्स और भी थी। और क्या प्रॉब्लम्स थी, दूसरी प्रॉब्लम थी एडवर्स पोजीशन की।
अब ये एडवर्स पोजीशंस क्या होते हैं? देखो, ये ऐसी टेरिटरीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं टू द बॉर्डर ऑफ वन कंट्री एंड विद इन द कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री, बट लीगली हैं वो पार्ट किसी और कंट्री की। जैसे हमने अभी बॉर्डर की बात की कि ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का। अब यहाँ पर ये बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ पर एक टेरिटरी है जो इंडिया इसके अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, ओके, लेकिन ये लीगली किसकी है? ये इसकी है। तो सोच कर देखिए ये कितना प्रॉब्लमेटिक होता होगा कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लीगली है इसका, लेकिन कहलाती किसकी है? ये बांग्लादेश की कहलाती है। तो ये क्या है? ये एडवर्स पोजीशंस हैं, ओके। अब एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ना कि दैट इंडियाज बॉर्डर विद इन इंडियन कंट्रोल बट लीगली पार्ट ऑफ बांग्लादेश, है ना, कुछ ऐसे पार्ट जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर है और इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन वो लीगली किसका पार्ट है? वो बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ये वहां के लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको भी सॉल्व करना जरूरी था, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ऐसे में ये जो एरिया होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है आपका इंडिया के बॉर्डर के अंदर है और इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन वो है बांग्लादेश का, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप का क्या होगा? ऐसे रेजिडेंट्स जो इस पोजीशंस में आते हैं, ठीक है, इनको सिटीजन जो बोला जाता है, लेकिन क्या बोला जाता है? सिटीजन ऑफ द कंट्री इन एडवर्स पोजीशन डिस्पाइट द टेरिटरी बीइंग लीगली पार्ट ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्री। अब इनको क्या बोला जाएगा? इनको इसी का सिटीजन बोल दिया जाएगा, और क्या बोल दिया जाएगा कि ये एडवर्स पोजीशन के सिटीजन्स हैं, ना कि ये बोल दिया जाएगा कि ये बांग्लादेश के सिटीजन है। तो उनके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक होता है ना। सोच कर देखिए कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो तो ये चीजें भी सॉल्व होना जरूरी था, ठीक। थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी आपकी, अब एडवर्स पोजीशन में आपने देख ही लिया, हम एग्जांपल दे ही दिया। थर्ड प्रॉब्लम थी अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच की। 6.1 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर था जो डिमार्केट ही नहीं किया गया था, जिसकी बाउंड्री ही नहीं डिफाइन की गई थी कि ये बाउंड्री है इसके बीच में, यहाँ से इंडिया आएगा, यहाँ से बांग्लादेश आएगा। तो वो भी तो प्रॉब्लमेटिक है ना। ये बॉर्डर कैसा? ये पोरस बॉर्डर कहलाएगा ना, कि जो चाहेगा यहाँ से उधर निकल जा रहा है ना, इधर से उधर निकल जा रहा है, उधर के लोग इधर आ जा रहे हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना होता था, ठीक, ये भी जरूरी था, है ना। नाउ अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया क्या गया? कुछ एक्सचेंज किया गया टेरिटरीज का बांग्लादेश के साथ, ओके। नाउ चलो अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये चीजें हुई कैसे, क्या क्रोनोलॉजी कैसे थी। देखो 1947 का टाइम था जब रैडक्लिफ अवार्ड दिया गया 1947 में। अब इस अवार्ड से क्योंकि लोग खुश नहीं थे, तो उसके बाद एक बैगे अवार्ड आया 1950 का। इसके थ्रू कुछ सॉल्व करने की कोशिश की गई कि कुछ टेरिटरीज जो हैं वो इधर चली जाएं, कुछ टेरिटरीज इधर आ जाएं, लेकिन चीजें यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुई। तो फाइनली नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में। नेहरू जी इंडिया से और उस टाइम पे जो पीएम थे बांग्लादेश के, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 का। उसमें ये हुआ कि चलो ये जो बेरूबरी यूनियन है इसको हम बांग्लादेश के हवाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम उठी, और प्रॉब्लम थी कि अगर आप किसी टेरिटरी को किसी और कंट्री को देना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते। तो ये एग्रीमेंट जो है इससे भी चीजें सॉल्व नहीं हुई, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा 1960 का, ठीक है। क्योंकि इसी टाइम पे केस चल रहा था बेरूबरी यूनियन केस 1960, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना जरूरी है, ठीक है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1960 में। चलो अब ये अमेंडमेंट के थ्रू तो चीजें सॉल्व हो जानी थी, लेकिन इतना लिटिगेशन चल रहा था, लोग बार बार कोर्ट में लिटिगेशंस फाइल कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये चीजें और खिंच गई, है ना। और 1960 के बाद 1971 में वॉर भी हो गया इंडिया का पाकिस्तान के साथ, और उस वॉर में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या बन गया? बांग्लादेश, ठीक है। अब जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तब हमने 1974 में फिर से एक ट्राई किया कि हम इस लैंड बाउंड्री को, जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व कर सकें। तो एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, एक LBA साइन हुआ 1974 में, ओके।
लेकिन ये फिर से काफी लंबा खिंचा, 1974 में भी चीजें सॉल्व नहीं हुई, तो ये फाइनली 2000 में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया। ये चीजें इस तरह से होंगी, लेकिन आपको पता है कि ये सब डिले होता जाता है ना, इतना आसान नहीं होता। कहने को है कि इस ईयर में हुआ तो आराम से सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं था इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर का डिस्प्यूट। ठीक है, बॉर्डर पे जो चीजें चल रही थी, बहुत सारे इंक्लेव थे। हमने देखा कि इंडिया के बांग्लादेश में 111 इंक्लेव थे, बांग्लादेश के इंडिया में आपके 51 इंक्लेव थे। तो ये काफी ज्यादा एरिया था ना, हमें एक एक एरिया को डिफाइन करना पड़ता, एक एक इंक्लेव को देखना पड़ता कि ये इंक्लेव कहाँ है, इसका कितना एरिया है, क्या बाउंड्री है, ये इंक्लेव कहाँ है। तो चीजें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हो, थोड़ा बेटर वे में हो, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक, तो फाइनली क्या हुआ, 2015 में एक अमेंडमेंट आया, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है उसको फाइनली सॉल्व किया गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के साथ साथ ये फाइनली आया कब, फोर्स में कब आया, तो ये फोर्स में आया था 6 जून 2015 को। ओके, अब इसमें किया क्या गया, तो इसमें तीनों चीजें सॉल्व की गई। पहला तो जो इंक्लेव्स थे उनकी अदला बदली की गई, है ना, जो इंडिया के इंक्लेव्स थे वो इंडिया को मिल गए, और जो बांग्लादेश के इंक्लेव्स इंडिया में थे और वो बांग्लादेश को दे दिए गए। ठीक है, तो टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ, और टेरिटरी का जब भी एक्सचेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये चीज। नाउ सेकंड जो चीजें थी एडवर्स पोजीशन की, उसको भी सॉल्व किया गया, और जो कुछ एरिया था, जो कुछ बॉर्डर था जो अनडिमार्केटेड था, उसको डिमार्केट किया गया। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये बॉर्डर डिफाइन नहीं है तो उसको डिफाइन कर दिया गया कि देखो ये बॉर्डर है, यहाँ से अब ये पोरस नहीं रह गया। अब ऐसा नहीं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली जो 2015 था, 2015 में फाइनली हमारा या इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर वाला सारा इशू था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इंडिया का बांग्लादेश के साथ कोई बॉर्डर इशू नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के साथ एक लंबा बॉर्डर बनाता है, सबसे लंबा बॉर्डर है इसका, 4096.7 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है जो बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है। ठीक है, ओके, तो ये सॉल्व होना जरूरी था और फाइनली ये अभी सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, थैंक यू।